जेफरी एप्स्टीन, एक ऐसा नाम जिसे दुनिया उसके गुनाहों के लिए जानती है। लेकिन असली रहस्य ये नहीं है कि उसने क्या किया, बल्कि ये है कि उसने ये सब किया कैसे। मतलब सोचिए, एक ऐसा आदमी जिसका अपना कोई बिजनेस नहीं था, उसने दौलत और असर का एक ऐसा साम्राज्य कैसे खड़ा कर लिया जिसकी पहुंच दुनिया के सबसे ऊंचे ओहदों तक थी। यही तो जेफरी एप्स्टीन की सबसे बड़ी पहेली है। एक मामूली सा मैथ्स टीचर, एक कॉलेज ड्रॉप आउट, आखिर वो दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों के साथ उठने बैठने कैसे लगा। चलिए, आज इस कहानी की परतों को खोलते हैं और देखते हैं कि उसने अपना ये पूरा साम्राज्य आखिर बनाया कैसे। तो एप्स्टीन के इस साम्राज्य को समझने के लिए सबसे पहले एक बिल्कुल बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। उसकी ये ताकत आखिर आई कहाँ से? जरा उन अरबपतियों के बारे में सोचिए जिन्हें हम जानते हैं। बिल गेट्स ने एक सॉफ्टवेयर एम्पायर बनाया। वॉरेन बफे एक लेजेंडरी इन्वेस्टर हैं, मतलब उनकी दौलत का एक साफ साफ सोर्स है। पर जब बात एप्स्टीन की आती है तो सब कुछ धुंधला है। उसकी कोई जानी पहचानी कंपनी नहीं, कोई मशहूर प्रोडक्ट नहीं, कोई पब्लिक हेज फंड भी नहीं। उसकी दौलत एक रहस्य थी। तो फिर सबसे बड़ा सवाल यही है, ये सारा पैसा और ये इन्फ्लुएंस, ये आया कहाँ से? और शायद उससे भी जरूरी सवाल ये है कि दुनिया के बड़े बड़े लोगों ने एक ऐसे आदमी पर आंखें बंद करके भरोसा क्यों किया जिसके पास कागज पर दिखाने के लिए कुछ भी नहीं था। किसी भी बड़ी फाइनेंशियल मिस्ट्री को सुलझाने का एक ही सुनहरा नियम है, फॉलो द मनी, यानी पैसे के निशान का पीछा करो। और एप्स्टीन की कहानी में तो ये पीछा एक बहुत ही अजीब जगह से शुरू होता है। वॉल स्ट्रीट पर एप्स्टीन का राइज मतलब बिल्कुल फिल्मी था। सोचिए, 1974 में वो कॉलेज छोड़कर मैथ्स पढ़ा रहा था और सिर्फ 4 साल बाद बिना किसी डिग्री के वो न सिर्फ बेयर स्टर्न्स जैसे बड़े इन्वेस्टमेंट बैंक में काम कर रहा था, बल्कि वहां पार्टनर भी बन गया। और जितनी तेजी से वो ऊपर चढ़ा, उतनी ही तेजी से 1981 में वो अचानक फर्म छोड़कर गायब हो गया। बेयर स्टर्न्स छोड़ने के बाद वो असल में स्टीवन हॉफनबर्ग नाम के एक आदमी से जुड़ा और इन दोनों ने मिलकर उस जमाने की सबसे बड़ी पॉन्जी स्कीम्स में से एक को अंजाम दिया। निवेशकों से लगभग $450 मिलियन की धोखाधड़ी। ये एक बहुत बहुत बड़ा फाइनेंशियल क्राइम था। लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होती है। जब ये घोटाला सामने आया तो हॉफनबर्ग को 20 साल के लिए जेल भेज दिया गया और एप्स्टीन, उसका पार्टनर, वो बिल्कुल साफ बच निकला। न कोई जेल, न कोई जुर्माना, कुछ भी नहीं। सवाल तो उठेगा ही ना कि आखिर उसे बचा कौन रहा था। यहीं पर एक सनसनीखेज थियरी सामने आती है जिसे खुद हॉफनबर्ग ने भी सपोर्ट किया था। उसका दावा था कि एप्स्टीन असल में खुफिया एजेंसियों के लिए एक एसेट बन गया था, मतलब एक तरह का जासूस। और जब कोई इतना जरूरी एसेट बन जाता है तो उसे अक्सर कानून से ऊपर एक तरह का प्रोटेक्शन मिल जाता है। चलिए ठीक है, एक इंटेलिजेंस एसेट होने से शायद वो सजा से तो बच गया, लेकिन अरबपति कैसे बना? इतनी दौलत कहाँ से आई? उसके लिए एप्स्टीन को किसी और चीज की जरूरत थी, एक बेहद ताकतवर और भरोसेमंद फाइनेंसर। और वो फाइनेंसर था लेस वैक्सनर। विक्टोरिया सीक्रेट का नाम तो सबने सुना है। हाँ, उसी ब्रांड के पीछे का अरबपति। इन दोनों के बीच जो रिश्ता था वो इतना अजीब और वन साइडेड था कि उसका कोई भी बिजनेस सेंस नहीं बनता। वैक्सनर ने तो जैसे अपने पूरे फाइनेंशियल एम्पायर की चाबियां ही एप्स्टीन को थमा दी। उसे अपनी पूरी दौलत का पावर ऑफ अटॉर्नी दे दिया। मतलब एप्स्टीन अब वैक्सनर के पैसे को ऐसे इस्तेमाल कर सकता था जैसे वो उसका अपना हो। इतना ही नहीं, मैनहट्टन में एक आलीशान हवेली, एक प्राइवेट जेट और करोड़ों डॉलर्स दिए। इसी अंधे भरोसे ने एप्स्टीन को एक मामूली आदमी से सीधा एक अरबपति बना दिया। तो अब पैसा आ गया था, लेकिन एप्स्टीन की पहेली का एक बहुत जरूरी हिस्सा अभी भी गायब था, और वो था सोशल एक्सेस। दौलत तो थी, पर दुनिया के उस सबसे ऊंचे इलीट सर्कल में घुसने के लिए जो कनेक्शंस चाहिए थे, वो नहीं थे। और वो मिसिंग पीस थी घिस्लेन मैक्सवेल, एक बदनाम टाइकून और जासूस कहे जाने वाले रॉबर्ट मैक्सवेल की बेटी। उनका मिलना एक परफेक्ट डील जैसा था। एप्स्टीन के पास पैसा था और घिस्लीन के पास वो सोशल कनेक्शंस थे जिनकी एप्स्टीन को सख्त जरूरत थी। साथ में वो एक ऐसी जोड़ी बन गई जिसे रोक पाना नामुमकिन था। घिस्लीन ने सिर्फ उसके लिए दरवाजे नहीं खोले, उसने एप्स्टीन को बनाया। उसे हाई सोसाइटी में उठना बैठना सिखाया, उनके तौर तरीके सिखाए। एक साधारण फाइनेंसर को एक ऐसे सोफिस्टिकेटेड आदमी में बदल दिया जो राष्ट्रपतियों और राजकुमारों के बीच आराम से घूम फिर सके। तो अब उनके पास पैसा था, पहुंच थी
और अब इन दोनों ने मिलकर अपना सबसे खतरनाक हथियार तैयार करना शुरू किया। एक ऐसी मशीन जो कंट्रोल और ब्लैकमेल पर चलती थी, जिसे आमतौर पर हनी ट्रैप के नाम से जाना जाता है। घिसलीन का तरीका बहुत सोचा समझा और डरावना था। वो पहले कमज़ोर लड़कियों का भरोसा जीतती थी, उनकी बड़ी बहन बनकर, फिर धीरे धीरे गलत चीज़ों को नॉर्मल बना देती थी। वो उन्हें शुरुआती मुलाकातों में गाइड करती और आखिर में वो लड़कियां एक ऐसे साइकोलॉजिकल ट्रैप में फंस जाती थी कि उन्हें समझ ही नहीं आता था कि उनके साथ गलत हो रहा है। और इन्हीं लड़कियों को चारे की तरह इस्तेमाल किया गया। एप्स्टीन इनके जरिए ताकतवर लोगों को अपनी प्रॉपर्टीज, खासकर अपने प्राइवेट आइलैंड पर बुलाता था और वहां एक बिल्कुल कंट्रोल्ड माहौल में उन्हें अवैध सेवाएं दी जाती थीं, जबकि छुपे हुए कैमरे सब कुछ रिकॉर्ड कर रहे होते थे। तो इस पूरे ऑपरेशन का आखिरी मकसद था कॉम्प्रोमैट्स इकट्ठा करना। ये एक रशियन इंटेलिजेंस टर्म है जिसका मतलब है ऐसी तस्वीरें, वीडियोस या कुछ भी जिसके दम पर दुनिया की सबसे ताकतवर हस्तियों को ब्लैकमेल किया जा सके और कंट्रोल किया जा सके। एप्स्टीन एक तरह से दुनिया के एलीट लोगों के गुनाहों का एक सीक्रेट आर्काइव बना रहा था। लेकिन इतने खतरनाक राजों पर टिका हुआ साम्राज्य हमेशा नहीं चलता। एप्स्टीन की गिरफ्तारी के साथ ही ये पूरा एम्पायर ताश के पत्तों की तरह बिखरने वाला था। और तभी सामने आया आखिरी और सबसे बड़ा रहस्य, उसकी मौत। जिस रात एप्स्टीन की मौत हुई, उस रात संयोगों की एक ऐसी लड़ी लगी कि उस पर यकीन करना मुश्किल है। देखिए, उसे सुसाइड वॉच से हटा दिया गया, जबकि कुछ दिन पहले ही उसने कोशिश की थी। उसके सेलमेट को अचानक कहीं और भेज दिया गया। ड्यूटी पर जो 2 गार्ड्स थे, वो दोनों एक साथ सो गए और उसके सेल के बाहर लगे दोनों सिक्योरिटी कैमरास रहस्यमयी तरीके से खराब हो गए। और फिर आता है फॉरेंसिक सबूत। मशहूर फॉरेंसिक पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर माइकल बेडन ने एक प्राइवेट ऑटोप्सी की। उसमें पता चला कि एप्स्टीन के गले की हायोइड बोन टूटी हुई थी और डॉक्टर बेडन का कहना है कि 50 साल के उनके अनुभव में ऐसी चोट आत्महत्या से ज्यादा गला घोटकर की गई हत्या में पाई जाती है। तो आखिर में हम उसी सवाल पर आ जाते हैं जो सबको परेशान करता है। एप्स्टीन दुनिया के कुछ सबसे ताकतवर लोगों के राज जानता था। अगर वो बोलता तो बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े एम्पायर गिर जाते। तो क्या उसकी मौत सच में इत्तेफाकों का एक सिलसिला थी या फिर उसे हमेशा के लिए चुप करा दिया गया था ताकि उसके राज उसके साथ ही दफन हो जाएं?